अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के उर्दू के 8th लेक्चर का आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 3 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से, जो हिस्सा नसर का पहला चैप्टर है। इससे पहले हमने 2 नज़में पढ़ी, हम 2 नात, लेकिन आज हम हिस्सा नसर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। किताब आप सब खोल लीजिए, पेंसिल हाथ में रखिए ताकि मायने आप लोग लिख सकें। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद चैप्टर को लिखा किसने है। पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका तारुफ पढ़ेंगे। शाहिद अहमद देलवी हैं इस चैप्टर के राइटर मुसन्निफ। 1906 में पैदा हुए, 1967 में उनकी वफ़ात हुई, अंडरलाइन कर लीजिए। शाहिद अहमद देलवी दिल्ली में पैदा हुए। वो डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी के पोते और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फ़र्जंद थे। यानी ये किसके पोते थे? उस मुसन्निफ़ के जिन्होंने बाकायदा उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ किया था, डिप्टी नज़ीर अहमद, जिनके मशहूर आप लोगों ने नावल सुने हैं, इब्नुल वक्त, असगरी अकबरी, ठीक है, मरातुल अरूस, ये उनके पोते थे। और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फ़र्जंद यानी बेटे थे। 1925 में उन्होंने FC कॉलेज लाहौर से FSC करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन शदीद बीमार हो गए। चुनाचे तिब्बी तालीम जारी रखने का इरादा तर्क कर दिया। बाद दिल्ली से अंग्रेज़ी अदबियात में BA ऑनर्स किया, MA फ़ारसी का इम्तिहान भी पास किया। क़याम पाकिस्तान के बाद शाहिद अहमद देलवी कराची मुंतकिल हो गए और तसनीफ़ व तालीफ़ के साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से तराजिम का सिलसिला भी जारी रखा। इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने मास्टर्स किया था। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की तश्कील में नुमाया खिदमात अंजाम दी। 1963 में इन्हें मजमूई अदबी खिदमात की बिना पर तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। शाहिद अहमद देलवी ज़ुबान बयां पर कामिल अबूर रखते थे, यानी उनको मुकम्मल अबूर हासिल था, महारत हासिल थी। इनकी ज़ुबान आसान और आम फहम है, यानी जब आप इनकी कहानियाँ पढ़ते हैं लिखी हुई या कोई भी असबाक पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। वो मौसीकार भी थे, म्यूजिशियन भी थे, लेकिन उर्दू अदब ही इनकी पहचान है। डॉक्टर जमील जालवी के मशवरे पर उन्होंने खाका निगारी। खाका निगारी क्या होता है जी? खाका निगारी होता है जैसे नॉर्मली आप स्केचिंग भी बोलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आप तस्वीर बनाते हैं और तस्वीर में आप बताते हैं कि बाल कैसे हैं, हुलिया कैसा है, कपड़े कैसे हैं। लेकिन जब आप खाका निगारी लिखते हैं उसमें आप लफ्ज़ों के ज़रिए बताते हैं कि एक इंसान देखने में कैसा था, चलने में कैसा था, बोलने में कैसा था। यानी ये जो खाका निगारी लिखने वाली होती है, इसमें आप पूरी शख्सियत को अपने लफ्ज़ों के ज़रिए ऐसे बयान करते हैं कि जब कोई इंसान उस शख्सियत को पढ़ता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो शख्सियत उसके आसपास ही कहीं चल फिर रही है। गंजीना गौहर, जिससे ज़ेर नज़र खाका लिया गया, यानी ये सबक गंजीना गौहर से लिया गया है। और बज़्म खुश नफ्सा इनके खाकों के मजमूए, ये आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। इनके अलावा इनकी तसानीफ में उजरा दया, दिल्ली की बिप्ता और धान के खेत शामिल हैं। अब हम बाकायदा चैप्टर का आगाज़ करते हैं। सुबह अखबारों में ये ख़बर पढ़कर दिल धक से रह गया, यानी सुबह के अखबार में ख़बर पढ़ी, दिल धक से रह गया, हैरान रह गया, कलेजे को धचका पड़ा कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद आज सोयम है, यानी आज उनको मरे हुए तीसरा दिन हो चुका है। खामोश ज़िंदगी खामोश मौत, यानी वो ज़िंदगी में भी बहुत अफरा तफरी फैलाने वालों में से नहीं थे, खामोश रहते थे और मौत भी उनकी ऐसे ही खामोश हो गई। मिर्ज़ा साहब की अलालत मिजाज, अलालत मिजाज, अलालत बीमारी, मिजाज तबीयत, यानी जब वो बीमार थे, या मर्जुल मौत, मर्जुल मौत मौत का सानेहा की इतला इससे पहले कहीं से नहीं मिली, कि पता ही नहीं लगा था कि वो बीमार भी थे या वो इस हालत में पहुंच चुके हैं कि मरने वाले थे। हद ये कि परसों वो रहलत फरमा गए, कि वो परसों क्या हुआ, रहलत फरमा के इंतकाल कर गए और किसी को पता ही ना लगा। इनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को इस साने अरताल की खबर तक ना हुई कि इनके बहुत चाहने वाले थे, लेकिन किसी को साने अरताल यानी इनके मरने का हादसा पता ही ना लगा, खबर ही ना हुई। अफसोस इतना बड़ा साहिब कमाल पहुंचा हुआ इंसान, यानी बहुत बुलंद मर्तबा इंसान हमसे उठ गया, यानी चला गया इस दुनिया से, और उसकी सनोनी यानी मौत की खबर हम तक पहुंची ही नहीं। कितने बेखबर हैं, कितने अनजान हैं हम लोग। ज़िंदा कौमों का ये शार नहीं होता, तरीक़ा नहीं होता, जो कौमें जिनके ज़मीर ज़िंदा होते हैं उनका ये तरीक़ा नहीं होता कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाएं, कि इतने बुलंद दर्जे पर मौजूद लोगों से गाफिल हो जाएं, गफलत बरतें, लापरवाही करें। ऐसी गफलत मुजरिमाना होती है, जालमाना होती है, सज़ा देने के काबिल होती है, कि अगर आपने अपने इतने बड़े आदमी को भुला दिया है, लापरवाही बरती है, तो ये आपके लिए जुर्म के बराबर है। शायद ये हमारी गफलत ही की सज़ा है कि मिर्ज़ा साहब यूँ एकाएकी हमसे छिन गया। शायद ये हमारी लापरवाही की वजह से हुआ, एकाएकी अचानक, गफलत लापरवाही की वजह से वो अचानक दुनिया से चले गए। आलिम की मौत आलिम की मौत होती है। आपको पता है ये मुतशाबिह अल्फाज के हिसाब से है। आलिम जिसके पास इल्म होता है, आलम दुनिया। किसी भी इल्म वाले का इस दुनिया से जाना असल में कायनात में
कमी वाक़ हो जाना है, कायनात में इल्म की कमी वाक़ हो जाना है, कायनात में खुशी रौनक की कमी वाक़ हो जाना है। अभी हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, अभी हम इस बात को महसूस नहीं कर सकते। मिर्ज़ा साहब के रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया, अभी हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि उनका जाना हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है, कितनी तकलीफ़ दे बात है। अब इनकी अदम मौजूदगी ना होना, मौजूद ना होना, रह रह कर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें इनकी याद दिलाएगी, हमें वो याद आएंगे और वक्त के साथ साथ उनकी जुदाई का घाव ज़ख़म बढ़ता चला जाएगा। मिर्ज़ा साहब बहुत ही खामोश काम करने वालों में से थे, यानी शोरो होगा करने वाले नहीं थे, यानी इतने खामोश के खुद उनके ज़माने के अक्सर लोग भी इनके इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं हुए, यानी लोगों में गरूर और तकब्बुर के साथ बताते नहीं थे कि मैंने ये काम किया वो काम किया, बल्कि खामोशी से अपना काम करते रहते थे। वाकिफ़ जानना, दरअसल ख़ुद मिर्ज़ा साहब शोहरत से घबराते थे, मशहूर होने से परेशान रहते थे, उन्हें नहीं पसंद था कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर हों। पब्लिक प्लेटफॉर्म कहते हैं जी, प्लेटफॉर्म कहते हैं जी चबूतरा, ठीक है, अवामी चबूतरा पर आना पसंद नहीं करते थे। लोगों में बहुत ज़्यादा आना जाना घुलना मिलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे कि आएँ और अपने काम को बताएं। काम करते थे सताइश की तमन्ना, यानी शाबाशी मिलने की जो आरजू है और सिले की परवाह और इनाम मिलने की जो आरजू है उससे लापरवाह थे। बेनियाज होकर लापरवाह होकर काम करते थे, अपनी तस्कीन के लिए, अपनी खुशी और सुकून के लिए काम करते थे, इसलिए कि इन्हें काम करना होता था। फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं की, फरमाइशी काम किसी के कहने पर कोई काम करना। उन्होंने अब से 55 साल पहले सर अब्दुल कादिर का जो रिसाला महज़न, अंडरलाइन कर लें इसको, मज़ामीन लिखे, मगर शेख साहब की फरमाइश पर नहीं, बल्कि साहब जब इनका खुद लिखने का जी चाहता था। मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे, पैसे की तो उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की, बल्कि पैसे के जिक्र पर वो चिढ़ जाते थे और इन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहिए, बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने इन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर ना दिया। जब इनका पहला नावल यास्मीन लिखा तो अपने एक शागिर्द को पब्लिशर को बेमुफ्त दे दिया, पब्लिशर जो किताबें छापता है। इसके कुछ अरसे बाद दूसरा नावल ख्वाब हस्ती लिखा, इसे भी बगैर कुछ लिए, यानी उन्होंने पैसों के ज़रिए अपने नावल को मशहूर नहीं करवाया, बल्कि मुफ्त में ही लिखकर पब्लिशर को दे दिया। एक पब्लिशर साहब लाहौर से दिल्ली महज इस गर्ज से आए, सिर्फ इसलिए आए थे कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएंगे। मैंने इन्हें समझाया कि मिर्ज़ा साहब नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मुसन्निफ़ों को ख़रीद चुके थे, ना माने, बोले हम इन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चुनाचे मुझे अपने साथ मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुए, मैंने तारुफ़ कराया, जान पहचान कराई। मिर्ज़ा साहब का माथा ठिनका चौंक जाना। पब्लिशर साहब ने छूटते ही फ़ौरन ही नावल लिखने की फरमाइश की। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, यानी गुस्सा नहीं करते थे। बोले आप मेरे नावल के 5000 दे दें, 10,000 दे दें, मुझे ये मंजूर नहीं, कबूल नहीं कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर साहब की सिटी गुम हो गई, यानी वो एकदम से हैरान हो गया और ख़ामोश हो गया और 2-4 मिनट बाद पहलू बदल कर रुखसत चाहिए अलविदा ले लिया। मिर्ज़ा साहब इस ज़माने में अपनी मारकतुल आरा किताब बहुत बड़ा कारनामा जो याद रखा जाता है इनका, वो है जी मज़हब और बातनियत लिख रहे थे, जिसे मुकम्मल होने के बाद इनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी इनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाया हुई। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की ऐसी 100 उम्दा किताबें छांटी जाएँ, यानी अलग अलग की जाएँ, तो इनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक शामिल करना पड़ेगा। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।